हाँ जी, आज की क्लास में जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट और ये किसको लेकर है? इलेक्शन कमीशन बारिंग फॉरेनर्स। इस विषय पर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कस करें उससे पहले पिछले क्विज़ के आंसर्स देख लीजिए, आज के प्रश्न देख लीजिए और आज के क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। एक बच्चा कह ही रहा था कि सर आप डिस्कस कर लिया करो ताकि हमें पता लग जाए कि कैसे आंसर निकल रहे हैं। चलो हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना। पहले तो कल वाले आंसर्स आप लोग है ना ये लगा लीजिए, कल वाले आंसर सी सी ट्रिपल बी, शुरू में 2 सी हैं फिर ट्रिपल बी है। आज के क्वेश्चंस को पढ़ते चलें एक बार, उसके बाद हम एडिटोरियल पर आते हैं। आज के क्वेश्चन में एक तो टोन पूछा है आपसे, एक डिसइनफ्रेंचाइज का मीनिंग पूछा है, एक पूछा है कि विप अप का मतलब क्या है, एक पूछा है कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है एसआईआर के साथ, जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण नाम से जो एक्सरसाइज चल रही है चुनाव आयोग की, उसके साथ दिक्कत क्या है। एक कहावत कि भाई एक निर्दोष व्यक्ति जो है ना, चाहे गुनहगार बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये क्या दर्शाता है? पनिशिंग वन इनोसेंट पर्सन, किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देना जो है, पनिश करना जो है, वो क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो ये कुछ चीजें हमें आज के एडिटोरियल में पढ़ने के बाद पता लगेंगी। और एक ये बैच अपना चल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, बहुत हेल्पफुल बैच है, बहुत अधिक संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं। आप अगर अभी पीछे रह गए हैं तो आप भी जुड़ें। एक एलडीसी का बैच अपना चल रहा है, एलडीसी की वैकेंसीज बहुत जल्द अब रिलीज होने वाली हैं। वहाँ पे 15 के करीब क्लासेस मैंने करा दी हैं, टेंस अपना चल रहा है वहाँ, और बिल्कुल एलडीसी के आधार पर ही उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली एग्जाम बेस्ड चीज़ें वहाँ पे डील कर रहे हैं अपन। तो वो बैच ले सकते हैं। ये सब आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको जो ये पीडीएफ है ये मिल जाएगा और वोकेबलरी का पीडीएफ मिल जाएगा और तमाम जो जानकारियाँ होती हैं, कुछ भी नई जानकारी, वो सब वहाँ मिलेंगी। वहाँ पर भी जुड़ जाएं। एडिटोरियल किस बारे में है? तो द एडिटोरियल डिस्कसेस द कंट्रोवर्सी अराउंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एडिटोरियल डिस्कस करता है उस विवाद के बारे में जो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, विच एम्स टू रिमूव फॉरेनर्स फ्रॉम वोटर लिस्ट। और ये एसआईआर जो है इसका लक्ष्य ये है कि विदेशियों को चुनावी सूची से बाहर निकालना। अब एक्चुअल में है क्या? एक तरफ लेखक जो है वो बताएगा यहाँ पे कि भी चुनाव आयोग ने कहा है कि ये हम एसआईआर प्रक्रिया जो चला रहे हैं उसका सीधा सीधा लक्ष्य ये है कि हम फॉरेनर्स को इस वोटर लिस्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। चुनाव में वोट देने का अधिकार केवल देश के नागरिक का है, वो नागरिक ही वोट दे, विदेशी वोट ना दे, है ना, इसीलिए हमने एसआईआर चलाया है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात सामने आती है कि भी अगर ऐसा है तो फिर आप भारत के नागरिकों को परेशान क्यों कर रहे हो? इतने डॉक्यूमेंटेशन की बातें क्यों लेके आ रहे हो? इतना बोझ उन पर क्यों डाल रहे हो कि उन्हें अपनी नागरिकता को सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ रही है बार-बार में? तो ये उन पर एक तरफ बोझ भी है, एक तरफ सही भी है कि फॉरेनर्स को बाहर निकाल रहे हो। दोनों तरह की बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। विस्तार से चर्चा करते हैं। यू योरसेल्फ विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस एडिटोरियल। लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट, दो चीजें होती है, लेटर एंड स्पिरिट। एक चीज आपने सुनी होगी कभी, लेटर एंड स्पिरिट, ऐसा करके आपने कुछ सुना होगा। इसका मतलब होता है जैसा लेटर है, जैसे शब्द हैं, वैसी ही भावना है। लेटर क्या होता है? शब्द, अक्षर। स्पिरिट क्या होता है? इंटेंशन। तो जैसा लेटर है वैसा ही इंटेंशन है, जो लिखा गया है वही उसका मूल भाव है, उसका कोर वही है, उसका सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया वही है। तो ये एक्चुअल में कह रहा है कि लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट, कि आपके भाव जो हैं, आपका इंटेंशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए जो नियम बना दिए, आपने जो उसके लिए लिखा है, कुछ लेटर लिखा है, अक्षर जो आपने दिए हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जो इंटेंशन है वो उस इंटेंशन के अगेंस्ट चल रही है चीजें। लेटर आपके इंटेंशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। किसको लेकर है? इलेक्शन कमीशन को लेकर है। और बारिंग फॉरेनर्स, बारिंग का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ये कुछ वर्ड्स भी एक बार बता देता हूं मैं।
स्पिरिट का मतलब तो है सेंस, सोल या इंटेंशन, इरादा कह सकते हो, भावना कह सकते हो, इरादा या भावना। बारिंग का मतलब है प्रतिबंध लगाना। बारिंग क्या है? प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग। मैंडेट है जिम्मेदारी। मैंडेट क्या है? जिम्मेदारी। डिसएनफ्रेंचाइज एक वर्ड जो आपने पूछा है पैसेज में, उसका आंसर आ रहा है मत वोट देने के अधिकार से वंचित करना। वोट देने, मताधिकार से वंचित, ऐसे मान लो, मताधिकार से वंचित करना। और मेक इट टू का मतलब है शामिल करना। मेक इट टू, इसका मतलब क्या है? शामिल करना, शामिल होना, ये कह सकते हो। शामिल होना लिख लीजिए, शामिल होना। ठीक है। तो लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट का मतलब हो गया भावना के बिल्कुल खिलाफ, आपके इरादों के बिल्कुल विरुद्ध, इलेक्शन कमीशन को लेकर है, और विदेशियों को प्रतिबंध लगाने को लेकर है, विदेशियों को वोट देने के अधिकार से रोकने को लेकर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज मैंडेट, चुनाव आयोग का जो एक जिम्मेदारी है, मैंडेट है, मैंडेट जिम्मेदारी भी होती है और अधिकार भी होता है, इज टू इंश्योर, वो जिम्मेदारी ये है कि ये सुनिश्चित करें कि नो इंडियन इज डिसएनफ्रेंचाइज्ड, कि किसी कोई भी भारतीय वोट देने के अधिकार से वंचित ना रह जाए। इसको थोड़ा बता भी देता हूँ ग्रामर से, बाकी फिर हम एक बार मोटा मोटी देखेंगे इस स्लाइड में क्या कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये जिम्मेदारी ये है कि सुनिश्चित किया जाए, इंश्योर क्या होता है? सुनिश्चित करना। तीन प्रकार के ये श्योर मिलेंगे आपको, एक इंश्योर होता है, एक अश्योर होता है, और एक ये वाला इंश्योर होता है, INSU वाली। ठीक है, क्या क्या मीनिंग है इनके? ये इंश्योर होता है सुनिश्चित करना। क्या मतलब है? सुनिश्चित करना। ये अश्योर है, ये होता है आश्वस्त करना, मतलब किसी को विश्वास दिलाना। और ये इंश्योर है, ये होता है बीमा करना, सुरक्षा देना भी होता है। बीमा मतलब सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, सुरक्षा देना, सुरक्षा करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है? वो है सुनिश्चित करना कि कोई भी भारतीय, नो जो है वो डिटर्मिनर होता है, इंडियन यहाँ पे नाउन है, कि कोई भी भारतीय क्या नहीं रह जाए, मत देने के अधिकार से वंचित ना किया जाए। पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, कि कोई भी भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित ना रह जाए। ठीक है, आगे देखो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, एक बार बता देता हूँ क्या कह रहा है, कि भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई ये एक संवैधानिक, मतलब चुनाव आयोग का एक संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि केवल जो नागरिक हैं वही वोटर्स के रूप में एनरोल्ड हो, रजिस्टर्ड हो, और कोई भी विदेशी चुनावी लिस्ट के अंदर शामिल ना हो। ये छोटी सी बात बता रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से बातचीत की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई हमारा अधिकार बनता है कि हम सुनिश्चित करें कि केवल नागरिक जो देश के हैं वही वोट दें, विदेशी वोट ना दें। सीधी सीधी बात ये है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, ये इसकी वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। इसने बताया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसको बताया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। और एक काम की बात यह है कि यहाँ टोल्ड के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। टेल इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये कंजंक्शन हो गया। क्या कहा है? ये कहा है कि इट यहाँ पे इसी के लिए आ रहा है, ECI के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज ये मैन वर्ब हो गई। इसके पास है क्या? है एक संवैधानिक अधिकार, ये डिटर्मिनर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेक्टिव हो गया। ड्यूटी कर्तव्य, ये इसका संवैधानिक कर्तव्य है, ये नाउन हो गया।
क्या करना? सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? ये कंजंक्शन है कि केवल नागरिक ही जो हैं वो आर एनरोल्ड, उन्हीं को एनरोल किया जाए। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल का ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पर सिंपल होता है। एनरोल का मतलब है रजिस्टर, है ना, पंजीयन करना। तो केवल यही पंजीयन करें वोटर्स के रूप में। एज यहाँ प्रेपोजिशन है, जब एज का मतलब के रूप में होता है तो प्रेपोजिशन, इसके बाद में नाउन एंड कंजंक्शन। दैट नो फॉरेनर, दैट यहाँ पे कंजंक्शन फिर से, नो फॉरेनर, ये नो डिटर्मिनर, फॉरेनर नाउन, सब्जेक्ट हो गया, मेक्स वर्ब है। मेक इट टू का मतलब है शामिल ना हो। इलेक्टोरल लिस्ट मतलब चुनावी लिस्ट में, इसका मतलब है वोटर लिस्ट। इलेक्टोरल लिस्ट का मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट। समझो फिर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसका एक संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो सुनिश्चित करे कि केवल नागरिक जो हैं वही एनरोल्ड हो वोटर्स के रूप में, और कोई भी फॉरेनर जो है वो इलेक्टोरल रोल्स में शामिल ना हो। क्लियर है यहाँ तक की बात? फर्स्ट स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में मूव ऑन करते हैं। एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करिए, पूरा टाइम लीजिए और अच्छे से इसको कोशिश करो समझने की। एक फ्रेजल वर्ब यहां दे रखी है, स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का मतलब है हटाना। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या है? हटाना। ठीक है, रिमूव करना, डिलीट करना, एलिमिनेट करना। क्या कहना चाहता है एक बार बता देता हूं ऊपर ऊपर से। इवन अ सिंगल फॉरेनर कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट ऑन द वोटर लिस्ट, कि केवल किसी एक विदेशी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि मतदाता सूची में वो हो। द ईसीआई आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट ऑन जनवरी 6। ये तर्क दिया ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने। 6 जनवरी की कहानी है। द ईसीआई इज डिफेंडिंग इट्स ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ईसीआई जो है वो जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वोटर लिस्ट की, उसको वो डिफेंड कर रहा था कोर्ट में, विच हैज स्ट्रक ऑफ मिलियंस ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स। और इस एसआईआर प्रक्रिया ने क्या किया है? इसने लाखों नामों हटा दिए हैं, मिलियंस ऑफ वोट्स जो है वो काट दिए हैं, उनके नाम हटा दिए हैं वोटर्स के इस लिस्ट से। ठीक है। इवन एडवर्ब होता है। इवन क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां तक कि ये जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। इवन कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल। इट इज एन एडवर्ब बट इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल। और इवन जो है इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। ये किसके लिए यूज किया जाता है? जोर देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहां तक कि एक सिंगल फॉरेनर जो है, कोई एक विदेशी भी, सिंगल जो है वो एडजेक्टिव है, फॉरेनर है वो नाउन है, ए है डिटरमिनर है, कि कोई एक विदेशी भी, उसको भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये पैसिव वॉइस है। किसका? कैन का पैसिव है। और याद रखो भाई, नोट जो है वो एकमात्र, अगर हेल्पिंग वर्ब कोई पूछे, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनता तो नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ अटैच होके नोट का प्रयोग आप करोगे, नोट चिपक कर आएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कैन है। ठीक है। कैन नॉट बी अलाउड पैसिव हो गया, वर्ब है पूरी ये। तो कोई एक सिंगल फॉरेनर को भी अलाउ नहीं किया जा सकता, किस लिए? एग्जिस्ट करने के लिए, कि वो अस्तित्व में हो। किसमें? वोटर लिस्ट में। याद रखिए, किसी भी लिस्ट में नाम अगर आपका है तो उसके लिए प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा। लिस्ट में, हालांकि हिंदी में हम में लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको ऑन लगाना है, इन नहीं लगाना है। तो यहां तक कि एक सिंगल फॉरेनर भी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि वोटर लिस्ट में वो शामिल हो या रहे। द ईसीआई आर्ग्यूड, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने कहा था दे लगेगा, ये दे लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसने आर्ग्यू किया, इसने बहस की, इसने तर्क दिया, किसके समक्ष? कोर्ट के समक्ष। कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट निश्चित है, तो दे लग गया। कब की बात है? 6 जनवरी की। पर्टिकुलर डेट की बात है। पर्टिकुलर डे या डेट की अगर आप उसी दिन की या उसी तारीख की बात आप करते हो तो आप दे का ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ऑन लग गया। द ईसीआई इज डिफेंडिंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। डिफेंड का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई करना। डिफेंड का मतलब है कि आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो, अपनी रक्षा कर रहे हो, अपनी बातों को वैलिडेट कर रहे हो, है ना, अपनी बातों को सही ठहरा रहे हो, वैलिडेट करना। तो ईसीआई जो है वो डिफेंड कर रहा है अपने, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस। ऑनगोइंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हो गया एसआईआर। एसआईआर है किसका? इलेक्टोरल रोल्स का है। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब मैंने कहा कि ये क्या है? ये वोटर लिस्ट। तो ईसीआई जो है वो अपनी लगातार जो एसआईआर प्रक्रिया है इलेक्टोरल रोल्स की,
उसको जो लगातार चल रही है उस प्रक्रिया को डिफेंड कर रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो क्लोज बन रहा है, क्लोज किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, सेंटेंस का हिस्सा हो और सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज। और अगर क्लोज किसी चीज को रिलेट करता है तो रिलेटिव क्लोज कहलाता है। ये यहाँ सब्जेक्ट है और ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो इसने किसने, इस इलेक्टोरल रोल्स ने क्या, इस सॉरी एसआईआर ने क्या किया, एसआईआर के लिए दे रखा है, इस एसआईआर ने क्या किया है, स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। ये स्ट्राइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक, स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है स्ट्रक और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है स्ट्रक। इसने डिलीट कर दिए, इसने हटा दिए क्या, मिलियंस ऑफ नेम्स, ठीक है। मिलियंस क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। इफ देयर इज नो नंबर इट इज डिनोटिंग इनडेफिनिट नंबर, then we have to use s or es with the number denoting words as we have used with million। ऐसा ही 100 में होता है, ऐसा ही 1000 में होता है, ऐसा ही लाख में होता है, ऐसा बिलियन में होता है। तो इसने मिलियंस ऑफ नेम्स हटा दिए, किसके, वोटर्स के, मतदाताओं के। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर, एक बार खुद से पूरा टाइम दीजिए, अच्छे से रीड करिए, 2-3 बार पढ़कर समझने की कोशिश करो, लेकिन खुद से कोशिश करो। एविडेंट का मतलब है स्पष्ट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस या अपेरेंट। इम्पॉसिबल टू नेविगेट का मतलब है जो जिसे प्रयोग करना मुश्किल, जिसका उपयोग करना मुश्किल हो, जिसका उपयोग करना मुश्किल हो। अब ये कहना क्या चाहता है समझिए, द कंसर्न्स रेज्ड बाय ऑल ऑपोजिशन पार्टी, चिंताएं जो उठाई गई सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लीगल स्कॉलर्स कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा, एंड सिविल सोसाइटी नागरिक समाज के द्वारा, रिलेट टू वो चिंताएं संबंधित हैं किससे, द एविडेंट बर्डन जो स्पष्ट रूप से बोझ दिख रहा है, एंड हैरेसमेंट जो एक हैरेसमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है, बीइंग कोज्ड टू वो किससे हो रहा है, किसका हो रहा है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, आम नागरिक। मैंने कहा था ना कि ये बात ठीक है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के नागरिक को ही ये सुनिश्चित करें कि केवल वही वोट दे, विदेशी वोट ना दे, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन साहब यहाँ पे बोझ पड़ रहा है आम नागरिक पर, उनका हैरेसमेंट हो रहा है, उसकी बात कर रहा है, ऑफ द रिपब्लिक, और ये नागरिक है किसके, गणराज्य के, मतलब भारत की बात कर रहा है। इन हैविंग टू प्रूव, और किस चीज में ये बोझ है, किस चीज में हैरेसमेंट हो रहा है कि उनको प्रूव करना पड़ रहा है देयर एग्जिस्टेंस, कि वो अस्तित्व में है, एंड आइडेंटिटी उनकी पहचान और उनका अस्तित्व, उनकी मौजूदगी और उनकी पहचान। नबडी हैज आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर, किसी ने भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, किसी ने भी कोई पैरवी नहीं करी किसकी कि किसी विदेशी को शामिल करो, और फॉर कीपिंग इलेक्टोरल रोल्स एज दे आर टुडे, और ना ही इस बात की पैरवी करी कि जो वोटर लिस्ट है उसको वैसा ही रखें जैसा कि वो आज है, और आज कैसी है, फॉल्टी है, दोषपूर्ण है, एंड इम्पॉसिबल टू नेविगेट, और उनको आज के टाइम तो यूज करना थोड़ा मुश्किल ही है, तो इसी रूप में रह जाए ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। वंस अगेन लेट मी टेल यू व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। ये कहना चाहता है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे चिंताएं उठाई हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उन्होंने कुछ बातें करी है, सिविल सोसाइटी ने बातें करी है, और जो भी चिंताएं हैं वो किससे संबंधित है कि साफ साफ दिख रहा है कि साफ बोझ पड़ रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है ऑर्डिनरी सिटीजन्स का देश के, और ये इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी बार बार बतानी पड़ रही है ना, उसके लिए डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ रहे हैं। किसी ने भी यहाँ पैरवी नहीं की है कि कोई भी विदेशी, मतलब इनमें से किसी ने भी, ना ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है, ना कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, ना सिविल सोसाइटी ये कह रही है कि हम विदेशियों को शामिल करना चाहते हैं, उनका भी कहना है कि हटाओ इनको, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि साहब भारत के नागरिकों को जो यहाँ परेशान होना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। तो हर कोई भी व्यक्ति ने पैरवी नहीं की है कि किसी विदेशी को शामिल किया जाए, ना फिर वो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट को तुम वैसा ही रखो जैसे कि आज है, आज तो फॉल्टी है, आज ये इम्पॉसिबल टू नेविगेट है, ये कहानी है। अब समझिए द कंसर्न्स, अब कंसर्न्स के पहले द इसलिए है कि निश्चित हो गई चिंताएं, कंसर्न्स का मतलब है वरीज, चिंताएं, ठीक है। चिंताएं कौन सी, वो चिंताएं जो रेज की गई, जो उठाई गई, किसके द्वारा, एक तो इनके द्वारा, सभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, दूसरा कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा, तीसरा सिविल सोसाइटी के द्वारा। ये चिंताओं की वर्ब जो है वो है रिलेट, रिलेट के साथ लगता है टू, किससे संबंधित है, ये संबंधित है इस चीज से। एविडेंट एडजेक्टिव है, बर्डन नाउन है,
जो स्पष्ट रूप से बर्डन दिख रही है। और हैरेसमेंट, हैरेसमेंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, पूछी जाएंगी। HARASSMENT, डबल एस आता है, आर डबल नहीं आता, एस डबल आता है, HARASSMENT, हैरेसमेंट। और यह हैरेसमेंट हो किसका रहा है? बीइंग कोज्ड टू, जो किया जा रहा है, विच इज बीइंग कोज्ड टू, इसको ऐसे समझ लो, बर्डन एंड हैरेसमेंट विच आर बीइंग कोज्ड टू, ये विच और आर को हटा दिया इसने, ठीक है, जो कि किया जा रहा है ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, आम नागरिकों का। ये नागरिक है किसके? रिपब्लिक के। रिपब्लिक कौन? भारत की बात कर रहा है। और किस में दिक्कत आ रही है? इन हैविंग टू, हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है इसलिए यहां पे आईएनजी लग गया, इसलिए कि इनको प्रूव करना पड़ रहा है क्या? देयर एग्जिस्टेंस, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए आ रहा है। एग्जिस्टेंस नाउन, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, उनकी मौजूदगी, एन आइडेंटिटी और पहचान। यहां तक मैं फिर बता देता हूं कि चिंताएं जो उठाई गई हैं सभी ओपोजिशन पार्टीज के द्वारा और कानूनी विशेषज्ञों के द्वारा और नागरिक सिविल सोसाइटी के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा, वो संबंधित है स्पष्ट रूप से बर्डन और हैरेसमेंट जो कि हो रहा है आम नागरिकों का देश के, इसलिए कि उन्हें प्रूव करना पड़ रहा है। ये करना पड़ रहा है क्योंकि हैविंग टू दे दिया, हैज टू हैव टू करना पड़ता है, हैविंग टू करना पड़ रहा है, किसमें? प्रूव करने के लिए क्या? अपनी मौजूदगी और आइडेंटिटी। नबडी हैज आर्ग्यूड, किसी ने भी, ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है भाई, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नो वन, नबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। किसी ने भी आर्ग्यू नहीं किया है मतलब किसी ने पैरवी नहीं की है, किसके लिए? इंक्लूजन, इंक्लूजन होता है इंक्लूड करने का प्रोसेस, कि आप शामिल करो किसी भी फॉरेनर को। अब आप एक बात समझिए कि एनी का प्रयोग जब हम पढ़ते हैं, डिटर्मिनर जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में जनरली देखते हैं, या फिर मैं इसको एक ही शब्द में कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि नॉन असर्टिव सेंटेंसेस में इन एनी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सो व्हाई हैज इट बीन यूज्ड हियर इन अन अफर्मेटिव सेंटेंस? कैसे यूज कर लिया, क्यों यूज कर लिया अफर्मेटिव सेंटेंस में? तो द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि any can be used in an affirmative sentence provided that it means और it includes all the options available। जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे अगर अवेलेबल करोगे, सारे के सारे उपलब्ध होंगे, तो एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। इस एनी का मतलब है कोई भी। जब एनी का मतलब हो कोई भी, कैसा भी, कभी भी, ऐसी कंडीशन अगर हो तो एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हो, ठीक है। तो किसी ने भी पैरवी नहीं करी है किसी भी फॉरेनर को शामिल करने की, या फिर कीपिंग इलेक्टोरल रोल्स एज दे आर टुडे, या फिर रखने की। फोर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, सीधी बात है। ये और क्यों लगाया? क्योंकि साहब नबड़ी नेगेटिव तो वैसे ही आ गया है, ठीक है। अब आगे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है ना। नीदर अगर होता तो हम इसमें नोट लगा देते, बाकी और चलने दीजिए। ना ही ऐसा किसी ने कहा है कि वोटर लिस्ट को तुम वैसा ही रखो जैसा कि वो आज है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टुडे एडवर्ब है, समय बता रहा है। ये दे किसके लिए आ रहा है? वोटर लिस्ट के लिए। और ये वोटर लिस्ट है कैसी फिलहाल? डिफेक्टिव दोषपूर्ण है, फॉल्टी है ना। और कैसी है? इम्पॉसिबल टू नेविगेट है, यूज करना अभी असंभव सा है इसको, ऐसा कहने के लिए भी कोई नहीं कह रहा। नेक्स्ट पे आइए, रीड करिए, go through the text, try to understand what has been written with the help of the words given in this column। हाँ जी, एट द हार्ट का मतलब होता है केंद्र में, मूल रूप से लिख लो, इसका मतलब है मूल रूप से। इंटीग्रिटी का मतलब है ईमानदारी। अपराइटनेस, प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड। स्लिपेज का मतलब है भूल चूक कह सकते हो, कुछ चूक कह सकते हो, चूक। सब्सटेंटिव राइट का मतलब है मौलिक अधिकार। सब्सटेंटिव राइट फंडामेंटल राइट है, एंटाइटलमेंट है, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखो, एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट, इस पूरी डिबेट के मूल भाव में, मूल में क्या है? इज द रिलेशन बिटवीन द ईसीआई क्लेम्स एंड द प्रोसेस। वो है ईसीआई के दावे और प्रक्रिया के बीच का संबंध। यही तो कहा था, लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट। यहां पे जस्टिफाई कर पाओगे इस टाइटल को आप? इस पूरी डिबेट के हार्ट में, इस पूरी डिबेट के सेंटर में क्या कहानी है? कहानी है कि ईसीआई के दावे कुछ अलग हैं और प्रक्रिया कुछ अलग। ओवर मेनी डिकेड्स
अनेक दशकों के दौरान द ईसीआई हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन इट्स इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। ईसीआई ने अपने संवैधानिक जो एक सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, उसको बढ़ाया है। डिस्पाइट ओकेजनल स्लिपेजेस, कई कई बार भूल चूक हुई है उसके बावजूद, बाई एक्सपेंडिंग द फ्रेंचाइज, और कैसे बढ़ाया है, वोट देने के अधिकार को एक्सपेंड करके, बढ़ा करके, नॉट मेयरली एज अ फॉर्मेलिटी, केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बट ऑल्सो एज ए सब्सटेंटिव राइट, बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में। बात समझिए फिर से, ये जो पूरी वाद विवाद का विषय है, ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, इसके मूल में क्या है, ईसीआई के क्लेम्स और प्रोसेस, इन दोनों के बीच का संबंध। कई दशकों में, कई दशकों के दौरान ईसीआई ने अपनी संस्थागत जो ईमानदारी है उसको बढ़ाया है। कई भूल चूक हुई है, उनको छोड़ दीजिए, उनके बावजूद यहाँ पे इंटीग्रिटी बढ़ी है। और कैसे बढ़ाया है, वोट देने के अधिकार को एक्सपेंड करके, उसको विस्तार देकर, केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में। अब समझिए, एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट, ये जो एक प्रकार से फ्रेज दे रखी है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसके कारण ही यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है कि वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। ठीक है, कई सारी एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं, जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेज होता है ना, वैसे ये दे दिया, एट द हार्ट ऑफ दिस डिबेट दे दिया। तो ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एंड इट इज अल्टीमेटली प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एडवर्ब। और ये एडवर्ब है, तो इससे स्टार्ट होने पर हम इन्वर्जन लगाएंगे, वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, तो इस डिबेट के मूल भाव में क्या है, रिलेशन किस किस के बीच में, ये बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, तो यहाँ देखिए एंड के दर्शन आप कर सकते हैं। ईसीआई के दावों और प्रोसेस के बीच का संबंध, ओवर मैनी डिकेट्स, इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, कई दशकों के दौरान ईसीआई ने क्या किया है, ये हेल्पिंग वर्ब, कंसिस्टेंटली एडवर्ब है। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली, लगातार। कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली, लगातार, नोट कर लीजिए। ईसीआई ने लगातार बढ़ाई है, ग्रो की थर्ड फॉर्म है, ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म ग्रू होती है, इसकी थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है। तो ईसीआई ने बढ़ाई है क्या, अपनी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, अपनी संस्थागत ईमानदारी, किसके बावजूद, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, किसके बावजूद, अकेजनल स्लिपेजेस के बावजूद, ये एडजेक्टिव है, कभी कभार। स्लिपेजेस का मतलब क्या है, लैप्स, माइनर फेलियर, छोटी मोटी चूक है उसके बावजूद। और कैसे बढ़ाया है, ऐसा करके, विस्तार देकर। ये एक्सपेंडिंग जो है, ये एनलार्जिंग होता है, ये इंक्रीजिंग होता है, बढ़ा करके, क्या बढ़ा करके, फ्रेंचाइज बढ़ा करके। फ्रेंचाइज होता है वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स को बढ़ाकर। और केवल इस रूप में नहीं, मेयरली जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब ओनली है, केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं। यहाँ पे एज जो है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि एज के बाद में सीधा आपको नाउन दे रखा है, इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, ए डिटर्मिनर है, केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में। आप देखिए यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली, ओनली की जगह मेयरली है, ठीक है, एक ही बात है। एज अ सब्सटेंटिव राइट, बल्कि इस रूप में, यहाँ भी एज एक प्रेपोजिशन है, बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में। बात क्लियर? नेक्स्ट पे आइए, गो थ्रू करिए टेक्स्ट को। इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, देखो ये वर्ड्स हैं, पहले ये देख लेते हैं। मैक्सिम का मतलब है सिद्धांत, मैक्सिम शब्द का मतलब है सिद्धांत, प्रिंसिपल या सेइंग। जस्टिफाई का मतलब है सही ठहराना, किसी चीज को सही ठहराना, जस्टिफाई। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे है कह सकते हैं प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। फैंटम का मतलब है इमेजिनरी, काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं है। पैरानोइया का मतलब है इरेशनल फियर या सस्पिशन, मतलब डर, और डर भी कैसा, असंगत डर। विपप का मतलब है उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना भी कह सकते हो, हालांकि नेगेटिव वर्ड हो तो उकसाना, और पॉजिटिव हो तो प्रेरित करना। और फसाड का मतलब है बाहरी आवरण कह सकते हो, फसाड। ठीक है, अब एक बार समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। द मैक्सिम दैट नो अमाउंट ऑफ एस्केप्ड क्रिमिनल जस्टिफाइज द पनिशमेंट ऑफ अ सिंगल इनोसेंट पर्सन हैज रेजोनेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक सिद्धांत है कि नो अमाउंट ऑफ एस्केप्ड क्रिमिनल्स, कि कितने भी संख्या में अपराधी बच जाएं,
लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि एक सिंगल इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट मिला है। और ये मैक्सिम जो है इस संदर्भ में बिल्कुल सही प्रतीत होती है। ठीक है। इन अ लीप इनटू द फैंटम वर्ल्ड ऑफ फॉरेनर्स, यदि आप छलांग लगाएंगे इस काल्पनिक दुनिया में, विदेशियों की काल्पनिक दुनिया में, टेकिंग ओवर द कंट्री, जो विदेशी हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं अपन कि विदेशी लोग हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए हम विदेशियों को बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो इस काल्पनिक दुनिया में अगर छलांग लगाएंगे, द रियल चैलेंजेस टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस, तो जो वास्तविक चुनौती है भारत के चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के सामने, आर बीइंग ओवरलुक्ड, तो उन वास्तविक चुनौतियों को आप इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। और मे बी, या फिर ऐसा हो सकता है कि द फॉरेनर पैरानोइया, कि जो विदेशियों का असंगत सा डर है, इज बीइंग विप्ड अप, इसको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है एज ए फसाड, एक बाहरी दिखावे के रूप में। और दिखावा क्या? ध्रुवीकरण का दिखावा, कि पोलराइज हो रहा है, तबके में बंट रहा है समाज, डिवीजन देखने को मिल रहा है। ये सब कहानी समझो। द मैक्सिम, मैक्सिम के पहले द इसलिए कि दे रखा है, मैक्सिम कौन सी है? सब्जेक्ट है। मैक्सिम ये है कि नो अमाउंट ऑफ एस्केप। अब मैक्सिम के बाद में ये कंजंक्शन है, नो अमाउंट में डिटरमिनर और नाउन है। ये डिटरमिनर है, ये नाउन है, कि कोई भी मात्रा किसकी? एस्केप्ड क्रिमिनल्स की। एस्केप्ड मतलब है इल्यूडेड, जो बच निकला है, पास्ट पार्टिसिपल है। जब भी एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में दे रखा हो तो उसका नामकरण कर दिया करो पास्ट पार्टिसिपल है। तो सिद्धांत, सिद्धांत ये कि कोई भी मात्रा, कोई भी संख्या किसकी? बचे हुए क्रिमिनल्स की, वो जस्टिफाई नहीं करती है। ये वर्ब है ना, अमाउंट की वर्ब है। किसको? पनिशमेंट को, दंड को। दंड किसका? एक सिंगल इनोसेंट पर्सन का। ठीक है। अब ये जो मैक्सिम है इसकी वर्ब है यहाँ पे। ये मैक्सिम जो है, ये हैज जो है पोजीशन के लिए आ रहा है। तो ये सिद्धांत जो है ये प्रासंगिकता रखता है इस संदर्भ में, इस बैकग्राउंड में। इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बैकग्राउंड। समझ में आ गई मेरी बात? कहने का मतलब, आप विदेशियों को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन जो भारतीय भारत में जन्मे हैं उनको क्यों इस चीज के लिए ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्यों उन्हें बोझ तले दबना पड़ रहा है, क्यों उनका हैरेसमेंट हो रहा है, ये बात समझाना चाह रहा है इसके थ्रू। इन अ लीप, लीप का मतलब होता है जंप। जंप लगेगा किसी में तो इनटू ही आएगा। तो एक छलांग, छलांग किसमें? फैंटम वर्ल्ड में, वो काल्पनिक दुनिया। काल्पनिक दुनिया कौन सी है? फॉरेनर्स टेकिंग ओवर द कंट्री, कि फॉरेनर्स जो हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं। टेक ओवर का मतलब है कि ये देश पर कब्जा कर रहे हैं, ये सीज कर रहे हैं, ये कैप्चर कर रहे हैं कंट्री को। तो ये काल्पनिक दुनिया हो गई, कि आप ये दिखाना चाहते हो कि विदेशी लोग जो हमारे देश में आके हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। तो ये जो एक छलांग लगा रहे हो आप काल्पनिक दुनिया में, और काल्पनिक दुनिया कैसी है? कि हमारे देश पर फॉरेनर्स जो है कब्जा कर लेंगे। द कंट्री, देश, भारत की बात कर रहे हैं। द रियल चैलेंजेस, तो इस छलांग लगाने में जो वास्तविक चैलेंजेस हैं, जो रियल चैलेंजेस हैं, ये डिटर्मिनर है, रियल एडजेक्टिव है। जो वास्तविक चुनौतियां हैं, अब चुनौतियां किसके सामने है उसके लिए टू लगेगा। ये है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत के चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के सामने चुनौतियां। अब ये चुनौतियों की वर्ब है आर बीइंग ओवरलुक्ड। पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ओवरलुक्ड का मतलब है इग्नोर करना, इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनको आप अनदेखी कर रहे हो। या फिर ऐसा है, मे बी एडवर्ब है, इसका मतलब है पॉसिबली। या फिर ऐसा है, संभावना इस चीज की भी है कि फॉरेनर पैरानोइया, कि जो ये आप विदेशी के नाम पर एक असंगत सा डर पैदा कर रहे हो, इस डर को इज बीइंग विप्ड अप, ये भी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का पैसिव बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है। तो ये विदेशी के नाम पर जो असंगत सा डर है जिसको तो उकसाया जा रहा है, किस रूप में? एक बाहरी दिखावे के रूप में। और दिखावा किसका? कि भी विदेशी लोग जो हैं वो पोलराइज कर देंगे, वो ध्रुवीकरण कर देंगे, वो बांट देंगे इस नाम पर। ऐसा भी हो सकता है कि ये करना चाह रहे हो आप। पोलराइजेशन का मतलब है डिवीजन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है? डिवीजन। या फिर इसे क्या कहोगे? इसको कहिए आप स्प्लिट। ठीक है, ये कहानी पूरी हो गई यहाँ पे। अब मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, ये आप करिए एक बार अच्छे से, पूरा टाइम लेकर सब चीजें रिकॉल करते हुए सही करना। डिसएनफ्रेंचाइज क्या होता है? डिप्राइव समवन ऑफ वोटिंग राइट्स, किसी को मत देने के अधिकार से वंचित करना। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी है मोरल ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी, ए सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। फसाड क्या है? अ फॉल्स अपीयरेंस मेंट टू हाइड रियलिटी, ई आ जाएगा। हैरेसमेंट क्या है? हैरेसमेंट है
कंटिन्यूअस ट्रबल और इंटिमिडेशन, ठीक है, डी आ जाएगा। प्रताड़ना कह सकते हो। और फैंटम क्या है? फैंटम है इमेजिनरी अनरियल, जो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, सी आ जाएगा। पर चूंकि हमें वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेने हैं, एक दो क्वेश्चन तो खैर छोड़ के जाऊंगा मैं आपके लिए, ताकि आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करें, बाकी मैं बता देता हूं। पहला पूछा है आपसे कि टोन कैसी है, तो सोच के देखो। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि आप, ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग अपनी दलीलें दे रहा है कि ठीक है, हमें विदेशियों को इस लिस्ट में नहीं रखना है, आज की चुनावी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी दोषपूर्ण है, हमें सुधार करना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन भारत के नागरिकों को क्यों यहाँ पे ये जिल्लत झेलनी पड़ रही है, क्यों यहाँ पे बोझ तले दबना पड़ रहा है, क्यों हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि सपोर्ट में तो नहीं है। हालांकि कुछ चीजें बैलेंस भी करने की कोशिश करी है, चुनाव आयोग की भी तारीफ करी है कि ये कर रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इनके अगेंस्ट कह रही है, या फिर लीगल स्कॉलर्स कुछ कह रहे हैं, या सिविल सोसाइटी कुछ कह रही है, तो वो चीजें जो हैं ये तो नहीं कह रहे कम से कम कि ये विदेशियों को शामिल आप करो ही, ऐसा तो नहीं कह रहे। इसका मतलब है तो ये आलोचनात्मक। आलोचनात्मक देखो, फुल्ली सपोर्टिव तो नहीं होगा, फिर न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब तो किसी पक्ष में नहीं कहा। क्रिटिकल है ना, येट बैलेंस, संतुलित भी है, क्रिटिकल भी है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब क्या है? मत देने के अधिकार से वंचित करना, तो सी आ जाएगा। टू डेप्राइव समवन ऑफ द राइट टू वोट। विपप का मतलब उकसाना भड़काना होता है, तो देखो कामली डिस्कस्ड, शांति से डिस्कस करना। एक्सीडेंटली क्रिएटेड, संयोगवश क्रिएट किया जाना। डेलिबरेटली प्रोवोक्ड और स्टर्ड, मतलब जानबूझकर किसी को उकसाना। और भाई दो ये तो तुम खुद कर लेना, 4 और 5 का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में जाकर कि भाई अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल, द प्राइमरी प्रॉब्लम विद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज दैट इट, कि जो एक समस्या है एसआईआर को लेकर, वो समस्या कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से, और जो मैक्सिम बताया था पनिशिंग वन इनोसेंट पर्सन, ये क्या सजेस्ट करता है, ये बताना है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें देने हैं। कल मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।